नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, देखिए आज की जो करंट अफेयर्स है द हिंदू एनालिसिस है, यानी कि 21 अगस्त को। उसमें कुल मिलाकर के 6 खबरें हैं, उनको देख लेते हैं। एक दो खबर हैं, एक खबर गेमिंग को लेकर है, वो अगली क्लास में देख लेंगे। उसका एक्ट को देखना और कुछ खास है नहीं उसमें। देखिए ये क्लास क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कि कम से कम समय में हो जाती है, सारे डायमेंशन क्लियर हो जाते हैं और साथ ही साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जर्नी टू आईएएस पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, उसको सर्च कर लीजिए, जर्नी टू आईएएस पीसीएस। ओके, पहली खबर है कि संविधान में 1 से 13वां संशोधन का बिल लाया गया है 2025 में। अभी संविधान में 1 से 13वां 113 ओके ये लाया गया। इसका मतलब क्या है, सरकार एक ऐसा बिल ला रही है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जैसे सीएम है, पीएम है या फिर कोई और है, मंत्री है, ये गिरफ्तार हो गए और जेल के अंदर बंद है, तो जेल में बैठे बैठे सरकार चलाते थे। इवन सीएम आपने देखा होगा कि केजरीवाल काफ़ी समय तक जेल में रहे, हाँ 6 से 8 महीने जेल में रहे और जेल से ही बैठे बैठे काफ़ी लंबे समय तक सरकार दिल्ली की चलाते रहे। तो इन सब चीज़ों में रिफॉर्म करने के लिए, एक मोरलिटी बेस पे रिफॉर्म करने के लिए एक कानून लाया गया है। अभी पारित नहीं हुआ है, अभी लाया गया है, बिल है अभी, ठीक है। उसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद और मंत्री, चाहे यूनियन मिनिस्टर हों चाहे स्टेट के मिनिस्टर हों, ये 3 लोगों की बात हो रही है। अगर इन पर कोई गंभीर आरोप लगे हैं जिसके अंतर्गत इनको 5 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है और इनको हिरासत में ले लिया गया है और 30 दिन या उससे ज़्यादा हिरासत में रहे हैं, तो इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, 30 दिन या उससे ज़्यादा, है ना, 30 दिन और 5 वर्ष, ये 2 कंडीशन है। यानी कि ऐसे आरोप लगे हैं जिनमें 5 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, साथ ही साथ गिरफ्तार उनको कर लिया गया है और 30 दिनों तक उसमें है, ठीक है, जेल में है, हिरासत में है, तो उनको अपना पद छोड़ना होगा, अपना ऑफिस को छोड़ना होगा। ये आई, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये अच्छा कानून है। सुधार की तरफ एक काफ़ी अच्छा कदम बताया जा रहा है। तो इसकी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है और केंद्रीय जो मंत्री होते हैं उन पे एक्शन कौन लेगा, तो प्रेसिडेंट लेगा सेंटर में। राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं और उनके अपने मंत्री होते हैं, अगर वो कुछ ऐसा उनके साथ होता है तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा, तो उसके लिए गवर्नर है। ऐसे यूटी की मिनिस्टर की बात करें, यूटी होते हैं यूनियन टेरिटरी, तो उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेंगे, ठीक। ये तो हो गया कानून। अब इसका जैसे ही कानून आया, विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इसका प्रयोग आप अपने हितों को साधोगे और विपक्षी जो पार्टियां हैं, विपक्षी सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, आप उनके विरुद्ध इसका प्रयोग करोगे। तो वो तो बात है ही, कोई भी कानून आता है तो उसका मिसयूज़ तो करते ही हैं ये सभी लोग। खास आपको जो जानना था वो देख लिया है, तो इसका मिसयूज उनके भी खिलाफ हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, मान लिया जाए कि कोई सरकार है, कोई एक राज्य है, ठीक है, वहाँ पे अपोजिशन की गवर्नमेंट है, वहाँ के सीएम के ऊपर कोई चार्जेस लगा दिए गए हैं, क्योंकि सीबीआई है, सीबीसी है, ईडी है ना, ये सारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसके पास इसकी ताकत है। तो उनका ईडी का प्रयोग कितना किया जा रहा था अभी आपको पता ही होगा, है ना। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह से किया जा सकता है, उनको पद से रिमूव किया जा सकता है। हालांकि पता है अगर इसका प्रयोग इस तरह से हो जाएगा मिसयूज, तो आने वाले समय में जब सेंटर में दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो भी इसका करेगी। तो जब भी कोई कानून लाना चाहिए, इस लंबा विजन को देख के लाना चाहिए। हालांकि इस कानून ठीक है, इसमें जो मिसयूज की बात है वो नहीं होना चाहिए, बाकी कानून अच्छा है ना। साथ ही साथ ये भी देखना होगा ना कि इसमें अभी तक क्या हो रहा था कि आरोप लग रहे थे, इनमें गंभीर आरोप लग रहे, जैसे आपके जो होते हैं ना, जैसे क्राइम आपने किया है, जैसे कि रेप कर दिया है, मर्डर कर दिया, किडनैपिंग, इनके भी आरोप होते थे। लेकिन 30-30 सालों तक सुनवाई चलती रहती है सुप्रीम कोर्ट में। हमारा जुडिशरी सिस्टम कैसे काम करता है। और तब तक वो काम करते रहते हैं, मर आ जाते हैं, तब तक सुनवाई नहीं कुछ होती है, तो ये सब चलता रहता है बहरहाल। और आपने ये भी देखा होगा कि जो 2024 का जो ये डेटा नोट कर लेना, जो 2024 का जो चुनाव हुआ है 18वीं लोकसभा का, इसमें 46% लोकसभा के सांसद क्रिमिनल हैं, ठीक है। एडीआर की रिपोर्ट है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर की रिपोर्ट है कि 2024 में जो चुनाव हुआ है उसमें 46% जो
लोकसभा के सदस्य हैं वो सभी अपराधी हैं, ठीक है। उनमें से भी 30% के आसपास हैं, उन पे तो गंभीर आरोप हैं, है ना, फिरौती, किडनैपिंग, मर्डर, रेप, ऐसी चीज़ों के। तो संसद के क्षेत्र में या प्रजातंत्र के क्षेत्र में एक अच्छा कदम माना जा रहा है। फिर देखते हैं आगे डिस्कशन इस पे और होगा, एडिटोरियल आएंगे तब बात कर लेंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। अगली खबर ये है अग्नि 5 मिसाइल को लेकर। हमने अग्नि 5 की देखो एक टेस्टिंग पहले भी की थी 24 में, एक अभी कर लिए। तो अग्नि 5 की जो टेस्टिंग है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसको बनाया किसने है, तो पूरी हमारी स्वदेशी है, इंडिजीनियस है, ठीक है, स्वदेशी है। DRDO ने इसको बनाया है और उड़ीसा का जो चांदीपुर है वहाँ से इसको सफल टेस्टिंग कर ली गई है, ठीक है, ओके। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, ये मेन चीज़ एक ये है कि ये MIRV टेक्नोलॉजी से सक्षम है। MIRV क्या होता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली, ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। इसका सीधा मतलब होता है कि जैसे कि पहले क्या होता था, एक मिसाइल है, आपने एक मिसाइल ली, उसको लॉन्च किया, तो जैसे ये मिसाइल है, ऐसे ही आपने लॉन्च की, ऐसी जाएगी और एक टारगेट के ऊपर हिट कर देगी, ठीक है। हाँ, अब लेकिन बाद में क्या हुआ, हमें चाहिए कि हमें बहुत सारे टारगेट, मानो कि 10-12 टारगेट है, उनको हिट करना है, तो कैसे करें, तो क्या 10-12 मिसाइल छोड़ेंगे, नहीं। अब ये जो MIRV जो टेक्नोलॉजी है अग्नि 5 में, इसमें क्या करो, एक मिसाइल के ही अंदर जो बॉर हेड भरा जाएगा, अलग अलग प्रकार से भरा जाएगा, कई सारी छोटी छोटी उसमें मिसाइल टाइप की होंगी, छोटी छोटी। तो एक मिसाइल अग्नि 5 जाएगी और ऐसे ऊपर जैसे ही जाएगी और जैसे कई सारे उसको टारगेट हिट करना, 1 2 3 4 5, तो उसी में से कई सारी निकलेंगी और हर एक टारगेट पे गिर जाएंगी, तो सभी को ख़त्म कर देंगी, निस्तनाबूद कर देंगे ना। तो इसका मतलब होता है MIRV टेक्नोलॉजी, ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक, ओके। ये तो खबर हो गई। अब इसमें IR का मुद्दा क्या जुड़ा हुआ है, ये देखिए। वैसे इसको सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑन द अदर एंड दी हिंदू है, उन्होंने क्या कहा, दी हिंदू जो न्यूज़पेपर वो कह रहा है कि ये आपकी ICBM है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जबकि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर बताइए गवर्नमेंट ने, 5000 किलोमीटर। ऐसा क्यों हो रहा है, अभी देखिए हमारे USA के साथ संबंध तो ठीक चल नहीं रहे, तो सरकार को लग रहा है कि हो सकता है कि हम पे प्रतिबंध लग जाए मिसाइल को लेकर, कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इनकी एक महाद्वीप को से दूसरे महाद्वीप में भी वार कर सकती है, वहाँ गिरेगी जाकर। 55,000 है ना, 55,000 नहीं 5500 किलोमीटर, ये सारी चीज़ें हैं। तो सरकार ने फिर इसको जो PIV आप देखोगे ना, उसमें इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का शब्द का यूज किया, ना कि ICBM, जबकि अग्नि 5 ICBM थी अभी तक, है ना। तो सरकार या तो इसमें छुपाना चाह रही है डेटा को कि सिक्योरिटी के हिसाब से ना छुपाते रहें, या फिर अपना US वाला जो वो एंगल है वो वाला हो सकता है, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट तो यही है, PT का फैक्ट है बस। लेकिन इसमें ये देखना है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जब समीकरण बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, तो हमारे अंदर चीज़ें भी बदलनी होती हैं कुछ ना कुछ, है ना। अगली तीसरी खबर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक कोलैबोरेट एक प्रोजेक्ट है, ये हमने और फ्रांस ने शुरू किया था, है ना, भारत ने और फ्रांस ने शुरू किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है हरियाणा के, ठीक है। और यह एक इस प्रकार का संगठन, पहली बार ऐसा संगठन कोई है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। 2015 में COP21 हो रहा था पेरिस में, वहीं पर ये बात हुई थी, इसको लॉन्च कर दिया गया था। इसका उद्देश्य ये था, जो मेनली जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, यानी कि उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री और दक्षिणी अक्षांश में 23.5 डिग्री, इन दोनों क्षेत्र में आने वाले जितने भी देश हैं वो इसके मेंबर बनेंगे। क्यों, क्योंकि इन जो क्षेत्र में जो देश आते हैं, यहाँ पर लगभग वर्ष में 3 से दिन सूर्य का प्रकाश मिलता है, जिससे कि हम क्या सोलर एनर्जी बना सकते हैं, सौर ऊर्जा बना सकते हैं। वो देश इसके सदस्य बनेंगे। हालांकि बाद में ये भी कहा गया है कि अभी जितने भी UN के मेंबर हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं, उनमें से कोई भी इसका सदस्य बन सकता है, ठीक है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। वर्तमान में कुल मिलाकर 1 से 19 इसके मेंबर हो चुके हैं और 100 करीब रेटिफाई कर चुके हैं। रेटिफाई मीन्स ये होता है कि पहले आपने सदस्यता यहाँ पे ले ली है, रेटिफाई अपनी पार्लियामेंट में जाएंगे, एक कानून के माध्यम से उसको रेटिफाई करते हैं, अनुमोदन करते हैं, यानी कि अपनी जो जनता है उसकी सहमति
जताते हैं, तो एक से न कभी कर दिया। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर देखो, सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक कानून लाई है, कई सारे प्रावधान। जितने भी ऑनलाइन प्रकार की गेमिंग हो रही, सरकार ने सीधा कहा है कि जहाँ भी रुपए पैसे का ये सब चीज़ों का प्रयोग हो रहा है तो उसको हम प्रतिबंधित करेंगे। लास्ट ईयर आपने देखा होगा उस पर टैक्स भी बढ़ाया था, है ना, 28% टैक्स लगा दिया था, लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब आपको रोकना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। आप देख रहे हैं ड्रीम 11, आपके जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो जिनको लोग काफ़ी आइडल मानते हैं अपना, वो इसका वो करते हैं प्रचार। खैर वो बात अलग, इसको कल के में उसके जो भी प्रावधान है वो देख लेंगे क्या क्या है। ऑनलाइन गेमिंग मेनली ये आपका पेपर 3 में आ जाएगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी थोड़ा चर्चे में था, तो उसके बारे में देख लिया, इसका हेडक्वार्टर, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद एक और प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हुआ था ना, वन बर्ड वन सन वन ग्रिड, वो भी इसी से जोड़ के देख लीजिएगा। एक कोर इंडस्ट्री से खबर आई है। कोर इंडस्ट्री में क्या है, देखिए भारत की जो कोर इंडस्ट्री हैं वो 8 कोर इंडस्ट्री आती हैं। कौन कौन आती है, इसमें पीटी का और कुछ नहीं, इसमें सीधा आपसे यही पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्री है, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि वेटेज किसका ज़्यादा है। तो देखो, एक कोल होता है कोयला, एक क्रूड ऑयल होता है कच्चा तेल। तो कोयला हुआ, कोयला, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, और रिफाइनरी प्रोडक्ट। ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गए, फर्टिलाइज़र हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये कोर सेक्टर में आते हैं। और ध्यान रखना, जो इंडस्ट्री है, जो आईआईपी एक इंडेक्स होता है आईआईपी, उसमें 40% योगदान इस कोर इंडस्ट्री का होता है। इसका मतलब ये है कि कोर इंडस्ट्री अगर आपका अच्छा काम कर रहे हैं तो उससे लगेगा कि हमारी जो इकॉनमी अच्छी दिशा में जा रही है। ठीक है, तो कोर सेक्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है, तो पहले नंबर पे वेटेज होता है रिफाइनरी का पहले नंबर वेटेज होता है, दूसरे नंबर पे विद्युत का होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, तीसरे नंबर पे स्टील का। ये 3 क्रम से याद रखना शुरू के, ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा कोर इंडस्ट्री में भी वेटेज किसका होता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट का, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का, तीसरा स्टील का। ठीक, हाँ। अगली एक और खबर है माइग्रेंट वोटर्स। देखिए, माइग्रेंट वोटर्स के बारे में क्या ही बताएं, ना घर का ना घाट का, वही बात आती है ना। देखिए बिहार में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे जो मतदाता सूची होती है उसको अपडेट करने का एक कैंपेन चलाया कि उसको अपडेट किया जाएगा। जो गलत लोग हैं उनको हटा दिया जाएगा और जो सही हैं, जो लीगल है, उनको शामिल कर लिया जाएगा। एक्सक्लूड एंड इंक्लूड दोनों पॉलिसी पे चलेंगे। तो SIR कहते हैं ना, एक जो प्रोसेस है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो रिवीजन चल रहा है वहाँ पे वोटिंग लिस्ट में। तो उस जितना चला है तो उसमें 65 लाख लोग बाहर हो गए। काफ़ी लोग ऐसे थे जो इलीगल थे, लेकिन कई सारे लीगल भी हो गए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सीधा ये बोल दिया था कि हम जहाँ भी रिवीजन करने जा रहे हैं, अगर लोग घर पे ना पाए गए वहाँ पे, तो मान लिया जाएगा उन्होंने किसी अन्य राज्य का वोट बनवा लिया है, वहाँ के वो वोटिंग लिस्ट में शामिल हो गए हैं, तो यहाँ का उनका काट दिया जाएगा, जो कि कितना गलत है भाई। तो माइग्रेंट वर्कर्स की बात आती है। बिहार से, यूपी बिहार से कितने लोग बाहर काम करते हैं पूरे देश में, मेनली बिहार की बात और कर लो तो बिहार से तो हर क्षेत्र में काम करते हैं। तो वहाँ पे ये प्रोसेस चल रही है। तो माइग्रेंट वर्कर वहाँ पे बिहार में कैसे आएंगे? आपने एक तो प्रोसेस इतनी धीमी समय में कर दी है, कम समय में काम कर रहे हो आप, ये सारी चीज़ें देखने होंगी आपको। तो कई सारे वोट चले गए। अब माइग्रेंट वर्कर की बात करें, जैसे पंजाब में काम कर रहा है तो वहाँ पे आर्थिक इकोनॉमिक स्टेटस तो है उसका काम करना, लेकिन जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है वहाँ तो मिलेगी नहीं उसको। और जो उसका गृह राज्य है यानी कि बिहार है, वहाँ पे आपने पॉलिटिकल आइडेंटिटी वहाँ ख़त्म कर दी, ना वो वहाँ का वोटर रहा ना वो वहाँ का वोटर रहा, यानी कि आपने पॉलिटिकल आइडेंटिटी ही ख़त्म कर दी। समझिए बात को। जबकि जो आपका एक थिंकर आप देखेंगे अरस्तु को, तो अरिस्टोटल सीधा कहता है कि व्यक्ति एक पॉलिटिकल एंटिटी है, आपने तो वही ख़त्म कर दिया, है ना। तो बड़ा ही अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं है। एक तरफ हम NRI को देखते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियन, NRI होते हैं, उनके लिए सरकार प्रयास करती है कि वहीं से वोट डाल दें जहाँ भी हैं। तो क्या माइग्रेंट वर्कर हैं उनके लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है कि माना कि दिल्ली में काम कर रहा है माइग्रेंट वर्कर, इस पर हमने पहले भी बात की है, इसलिए इन शॉर्ट में बात करें जितना अपडेट हुआ है, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है। अगर दिल्ली में काम कर रहा है तो क्या दिल्ली में रिमोट एरिया में दूर काम कर रहा है तो वहाँ से वोट क्यों नहीं डाल सकता है? दिल्ली से ही वोट डाल दे, ऐसी कोई प्रोसीजर अपनानी चाहिए ना आपको। पहले क्या था,
राशन कार्ड की बात करें, माइग्रेंट वर्कर है, उनका बिहार का कोई है और चला गया महाराष्ट्र में, तो उसके पास राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड का प्रयोग ही नहीं कर पाता, तो उसको अनाज नहीं मिल जाता है। फिर सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड लेके आई, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। अब राशन कार्ड वहाँ भले ही बिहार का हो, वो महाराष्ट्र में भी अनाज मिल सकता है, तो ये अच्छी बात है। हालांकि वो बात अलग है, कुछ राज्य अभी भी इसको लागू नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो माइग्रेंट वर्कर हैं, क्या उनके लिए ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है वोटिंग में? हर चीज़ में वन इलेक्शन, वन नेशन ये सब कर रहे हो, तो यहाँ नहीं कर सकते हो वन वोटर, वन वोट, कुछ भी कर दो, है ना। एक बार डाल दे वोट, कहीं से भी डाल सकता है। देखिए माइग्रेट करना, देखो संविधान में प्रावधान देखें, आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 में कहा गया कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, अपनी आजीविका को कमा सकते हैं। तो ये लोग तो वही कर रहे हैं, अपनी आजीविका के लिए गए हैं। आपने क्या किया, वो आजीविका के लिए गए हैं कमाना है, आपने उनसे अपना वोटिंग राइट ही छीन लिया, आपने उनसे उनका संवैधानिक अधिकार छीन लिया, तो ये किसी भी तरीके से ठीक तो नहीं है। बिल्कुल। तो कर क्या सकते थे, यहाँ पे वही काम कर सकते थे जो बताया है, कि जैसा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की है, कुछ ऐसा ही काम वहाँ भी कर सकते थे ना। और दूसरी बात ये समझना होगा कि यहाँ की सरकारों को कि उनका शौक़ नहीं है, उनका शौक़ नहीं है वहाँ पे कहीं जाके काम करना, उनकी मजबूरी है। आपने किया क्या है? आपको यहाँ पे आपने अवसर पैदा नहीं किए। कोई नहीं चाहता है कि घर से दूर जा रहा है 10 किलोमीटर जाके वहाँ पे काम कर रहा है, आपने अवसर ही ख़त्म कर दिए हैं। उनके लिए अवसर नहीं है, तभी तो जाकर उनकी मजबूरी है ना, और ऊपर से आप उनके वोटिंग राइट भी छीन रहे हो, तो ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। तो इस पर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को सही से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही है जो कुछ लास्ट में सुनेगा, और तो कोई सुनने वाला है नहीं। देखिए अपनी जीएस डिस्कस की डेली क्लास होती है रात में 9 बजे से, ठीक है। इसमें जितने भी PYQ हैं सबको एनालिसिस के साथ फटाफट उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप अपनी एक आप चेक भी कर सकते हैं अपने आप को कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। तो आइएगा डेली, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे आंसर राइटिंग भी अब जल्दी से शुरू करते हैं, और मेहनत करो, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला आइकन दबा लीजिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है।